हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान कर लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। आज का हमारा टॉपिक है अधिमास। अधिमास क्या होता है, कब होता है और ये क्यों होता है? ज्योतिष में अधिमास का प्रोविजन क्यों है? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो अधिमास जानने के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सौर वर्ष, चंद्रवर्ष, सौर मास, चंद्रमास ये सब चीज़ें क्या होती हैं, राइट? तो आज के वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो हैं सौर वर्ष, सौर मास, चंद्रवर्ष और चंद्रमास, अधिमास, क्षय मास, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये 4 टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ज्योतिष में समय की गणना के लिए वर्ष और मास बनाए गए हैं। यदि यह समय की गणना सूर्य के परिक्रमण और परिभ्रमण के आधार पर किया जाए तो इसको हम कहते हैं सौर वर्ष और सौर मास। और यदि यह चंद्रमा के परिक्रमा और घूर्णन या परिभ्रमण के आधार पर किया जाए तो इसको हम कहते हैं चंद्रवर्ष और चंद्रमास। अब एक सौर वर्ष में टोटल 12 सौर मास होते हैं, या हम इसे बोलें कि एक सौर वर्ष जो होता है वो 365.25 डेज का होता है। मीन्स 365.25 दिन एक सौर वर्ष में होते हैं। अब ये सौर मास क्या है भाई? सौर मास कुछ और नहीं, सूरज की या सूर्य का किसी एक राशि में रहने का समय है। मीन्स एक राशि में सूर्य जितने समय के लिए रुकता है उसको एक सौर मास कहते हैं। और जब वह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है इसको हम संक्रांति कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सौर वर्ष में 12 सौर मास होते हैं। इसका मतलब 12 बार वो राशि परिवर्तन करेगा, अर्थात 12 संक्रांति होती हैं, राइट? अब इन 12 संक्रांतियों के जो नेम हैं वो राशि के आधार पर दिए गए हैं। मीन्स सूर्य जिस राशि में होता है उसके अनुसार उसका नाम दिया गया है, उसके अनुसार उसको संक्रांति बोली गई है। जैसे कि यदि वो मेष राशि में होता है तो इसको मेष संक्रांति कहते हैं। मेष राशि में होने का मतलब क्या है? किसी और राशि से मेष राशि में आता है, राइट? क्योंकि संक्रांति क्या है? जब वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, राशि परिवर्तन करता है। तो इसी प्रकार से यदि वो वृषभ राशि में आता है तो इसे वृषभ संक्रांति कहते हैं। यदि मिथुन राशि में आता है तो मिथुन संक्रांति, कर्क राशि में आएगा तो कर्क संक्रांति, सिंह राशि में आएगा तो सिंह संक्रांति, कन्या राशि में आएगा तो इसको हम बोलते हैं कन्या संक्रांति, तुला राशि में आएगा तो तुला संक्रांति, वृश्चिक राशि में आएगा तो वृश्चिक संक्रांति, यदि धनु राशि में इसने प्रवेश किया तो धनु संक्रांति, मकर राशि में प्रवेश किया तो मकर संक्रांति, कुंभ राशि में प्रवेश किया तो कुंभ संक्रांति, और मीन राशि में यदि प्रवेश किया तो मीन संक्रांति। और सूर्य जो परिक्रमा करता है वो मीन राशि से होते हुए मेष राशि में करता है।
मीन्स मीन से वो कुंभ में जाएगा, कुंभ से वो मकर में जाएगा, मकर से धनु में, धनु से वृश्चिक में, फिर तुला में, फिर कन्या में, फिर सिंह में, सिंह से कर्क, मिथुन, वृषभ और लास्ट में मेष। और मेष का फिर यही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी कि मेष से मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, ऐसे ही ये कंटिन्यूस चलती रहती है। तो यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा मकर संक्रांति, तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि मकर संक्रांति क्या होती है, तो मुझे लगता है कि अब ये पिक्चर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि मकर संक्रांति कुछ और नहीं, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना है। अब जो वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है वो किस राशि से? कुंभ राशि से। इसका मतलब मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति सूर्य का कुंभ राशि से मकर राशि में जाना है। होप अब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, यदि पहले नहीं था तो। अब हम बात करते हैं चंद्रवर्ष और चंद्रमास की। तो सौर वर्ष और सौर मास की तरह ही चंद्रवर्ष और चंद्रमास होते हैं। जैसे कि एक सौर वर्ष में 12 सौर मास थे, इसी तरह से एक चंद्रवर्ष में 12 चंद्रमास होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चंद्रवर्ष में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 354 डेज होते हैं। मीन्स 354 दिन का एक जो चंद्रवर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। जबकि सौर वर्ष कितना था? सौर वर्ष था 365.25 दिन का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सौर वर्ष होता है वो चंद्र वर्ष से बड़ा होता है ज्योतिष के अनुसार। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक चंद्रमास कितने दिन का होता है। एक चंद्रमास होता है 29.5 डेज का, 29.5 दिन का, मतलब ऑलमोस्ट 30 दिन का। ठीक है, तो चंद्रमास के जो नेम होते हैं वो नेम इस तरह से होते हैं: चैत्र मास, वैशाख मास, जेठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, पौष मास, माघ मास, फाल्गुन मास। इनको हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदी मास भी या हिंदी महीने या हिंदी माह भी कहते हैं। आपने शायद ये सुना होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक सौर वर्ष में 12 सौर मास होते हैं जो कि 365.25 दिन के बराबर होते हैं। लेकिन एक चंद्रमास में 12 चंद्रमास होते हैं जो कि 354 दिन के बराबर होते हैं। इसका मतलब एक सौर वर्ष चंद्रमास से ज़्यादा बड़ा होता है। अब यदि हम ये देखें कि लगातार 3 वर्ष की अगर हम गणना करें, तो 3 वर्ष में हम क्या देखेंगे कि 3 वर्ष में ये जो सौर वर्ष और चंद्र मास के बीच में जो डिफरेंस आ गया, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑलमोस्ट 1 चंद्र मास के बराबर होगा। मीन्स ऑलमोस्ट 30 डेज के बराबर होगा। राइट, तो ज्योतिष में ये डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए अधिमास, अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास का प्रावधान है। मीन्स होगा क्या कि 3 सौर वर्ष के बाद, 3 सौर वर्ष के बाद अगर हम चंद्र मास को उसके इक्विवेलेंट करना चाहें, अगर मैं चाहूँ कि 3 वर्षों के बाद चंद्रमास और सौर मास बराबर आ जाएं, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? 3 वर्ष के बाद एक चंद्रमास हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इसी जो एक्स्ट्रा चंद्रमास जो होता है, जो इसी को हम बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास या अधिमास। ये जो है 3 साल में 3 वर्षों में एक बार ही आता है। और जिस वर्ष ये आता है उस वर्ष जो एक वर्ष में, एक चंद्र वर्ष में जो मास होते हैं वो 12 ना होके 13 चंद्रमास होते हैं। 13 चंद्रमास होने का मतलब क्या है? हम क्या बोल रहे हैं कि चंद्रमास, 12 चंद्रमास के बाद एक और चंद्रमास बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे सूर्य मास जो है, सौर मास जो है वो आया ही नहीं। और सौर मास ना आने का मतलब क्या हुआ? सूर्य ने राशि परिवर्तन नहीं किया, मीन्स सौर संक्रांति नहीं आई। राइट, इसलिए जब अधिमास होता है तो अधिमास में राशि परिवर्तन नहीं होता है सूर्य का, और संक्रांति नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि 3 वर्ष में
एक चंद्रमास का डिफरेंस एक्स्ट्रा हो जाता है। ऐसे ही 6 मास भी होता है। और 6 मास कब होता है? 141 वर्षों में एक बार आता है वो, जिसमें कि एक साथ उस वर्ष में 2 अधिमास होते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। तो एक चंद्रमास को 2 पक्षों में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, दूसरे को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और प्रत्येक पक्ष में टोटल 15 या 15 तिथि होती हैं। तिथि को हम एक तरह से लेके चल सकते हैं, एक हाई लेवल है हाइपोथेटिस वे में, कि एक तिथि इक्वल टू एक दिन। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम देखें तो 15 दिन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिन के हम बोलेंगे 15 दिन होते हैं, ये बस मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एक शुक्ल पक्ष में 15 तिथि होती हैं। सिमिलर एक कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथि होती हैं। अब तिथि क्या होती है? तिथि जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच, उनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको एक तिथि बोलते हैं। इसे चंद्रमा की एक कला भी कहते हैं। ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ना एक तिथि में, इसमें ये जो 0 से 12 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखाने की कोशिश की है कि ये मेरा चंद्रमा है यहाँ पर और ये मेरा सूर्य है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर हम ये देखें कि जो हमें दिख रहा है वो केवल ये इतने डिग्री का डिफरेंस जो दिख रहा है ना, इतना डिग्री दिख रहा है। ये जो डिग्री है यही हमारा 0 से 12 डिग्री है। और इसी को एक कला या हम बोलते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, तो ये जो डिग्री होती है, ये तिथि होती है, इन तिथियों के नाम हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कृष्ण जो शुक्ल पक्ष है वहाँ पर हमारी 15 तिथि होती हैं। तो ये तिथि कौन कौन सी होती हैं? प्रथम तिथि को हम बोलते हैं प्रतिपदा, द्वितीय तिथि को बोलते हैं द्वितीया, तीसरी तिथि को तृतीया, चौथी तिथि को चतुर्थी, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और यदि ये हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो 15वें तिथि को हम बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हमें चांद पूरा दिखता है, और पूरा दिखने का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ये 12-12 डिग्री का जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस पूरा कितना हो गया हमारा? वो मेरा हो गया 180 डिग्री का। मीन्स सूर्य से चंद्रमा डायरेक्ट पूरी तरह से दिख सकता है, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है ये। तो इस तरह से अगर मैं देखूं, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा, कि अगर मैं बोलूं प्रतिपदा में कितना दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वो होता है 0 से 12 डिग्री। द्वितीया में 12 डिग्री से 24, तृतीया में 24 से 36, चतुर्थी में 36 से 48, पंचमी में 48 डिग्री से 60 डिग्री। ऐसे ही ये डिग्री जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा को ये 168 डिग्री से 180 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, जिसमें सूर्य पूरा, सॉरी सूर्य बोल रहा हूँ मैं, चंद्रमा हमें पूरा का पूरा दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा भी। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से हमारे पास शुक्ल पक्ष में भी तिथियां होती हैं। तो वो तिथि कौन सी होती हैं? वो भी सेम नेम से होती हैं, प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक सेम नेम। लेकिन जो 15वां दिन होता है उसको हम कृष्ण पक्ष में बोलते हैं अमावस्या, जहाँ पर हमें बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में जो हमारे पास प्रतिपदा को जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री से 168 तक। यदि आपको याद हो, अभी जस्ट मैंने बोला था पूर्णिमा को कितना होता है, पूर्णिमा को होता है 168 से 180 डिग्री। इसके बाद ये डिफरेंस घटना स्टार्ट हो जाता है। तो 15वां दिन जो, अगर चंद्रमास में 15वें दिन जो हमारे पास, या 15वीं तिथि को जो हमारे पास पूर्णिमा है, उस दिन होता है 180 डिग्री। लेकिन उसके जस्ट एक दिन बाद या एक तिथि बाद ये हो जाता है 180 से 168। अगेन द्वितीया को हो जाता है 168 से 156, तृतीया को हो जाता है 156 से 144 डिग्री का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस धीमे धीमे घटते जाता है,
और अमावस्या के दिन ये डिफरेंस जो हो जाता है वो हो जाता है 12 डिग्री से लेके 0 डिग्री। और अमावस्या के दिन का मतलब है कि उस दिन आपको सूर्य नहीं, सॉरी, चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इन तिथियों का भी मानव जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये उसके किसी भी मानव के या किसी भी जातक के व्यक्तित्व को भी बताने में हेल्प करती है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। यदि कोई व्यक्ति तृतीया को जन्म लिया तो उस व्यक्ति में कौन कौन सी क्वालिटी होगी। अगर उसने कृष्ण पक्ष की पंचमी को जन्म लिया तो क्या हो क्वालिटी होगी, और शुक्ल पक्ष की पंचमी को जन्म लिया तो क्या क्वालिटी होगी। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएँ हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं, और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।